तो देखिए बहुवर्षीय जो अलंकारी पौधे होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन देखेंगे कि जो पौधे होते हैं उनको किस प्रकार से निकाल करके और जो नए स्थान पर किस प्रकार से रोपित करते हैं, पौधशाला से उन पौधों को निकालते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं फलों वाले पौधों की। ठीक है, फलों व बहुवर्षीय जो पौधे होते हैं और अलंकारी पौधे जो होते हैं, अलंकारी मतलब जो सजावट में काम आते हैं, फलों में बहुवर्षीय अलंकारी पौध जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। पौध जो ये है, इसकी जो जड़ें होती है, फलों में बहुवर्षीय अलंकारी पौध जो होती है, इनकी जड़ें जो विकसित होने में काफी समय लगता है, यानी इनकी जड़ों का जो विकास होता है वो लंबे समय बाद होता है। इसलिए इनको निकालते समय ध्यान रखना चाहिए कि भूमि जो एकदम सख्त नहीं हो और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं हो। दोनों कंडीशनों में जड़ों के टूटने की संभावना होती है। जब जब इनमें जड़ गलन होता है तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो जड़ गलन है उसको या जड़ टूट जाती है तो उसको बनने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए इनको निकालते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए, निकालना चाहिए। और निकालते समय भूमि को पहले नम्न करते हुए और हल्की सिंचाई कर करके और 24 घंटे पहले, यानी इनको निकालने से लगभग 24 आवर्स पहले आप हल्की सिंचाई कर दें। 24 घंटे पहले आपने जो है हल्की सिंचाई कर दी और उसके बाद जब आप उन पौधों को निकालेंगे तो आराम से उनकी जड़ें निकलेगी। वो कम से कम उनको नुकसान हो, थोड़ा बहुत नुकसान होता है लेकिन उसकी पूर्ति जड़ें या पौधा वापस कर लेता है। फिर उनको ले जाते समय बहुत ही सावधानी से जो है उनको पैकिंग करनी चाहिए कि एक दूसरे पर वो गिरे नहीं, टूटे नहीं। और इनकी जो जड़ें हैं उनको भी उपचारित कर सकते हैं। सामान्यतः जो फल वाले फूल वाले पौधे होते हैं उनको जब जमीन में से उखाड़ते हैं तो उसको मिट्टी सहित उखाड़ लेना चाहिए ताकि जड़ों को कम से कम नुकसान पहुंचे। इसी प्रकार से बात करें यदि अपन सदाबहार जो पौधे होते हैं, सदाबहार पौधों को जो है एक प्रकार से उस पौधशाला से निकालने के समय मानसून का काल ही होता है, बारिश जो पहली बारिश होती है इसके बाद निकालना चाहिए। और उस मानसून के काल में ही वर्षा काल में इनको लगाना चाहिए। और लगाते समय ध्यान रखना चाहिए सायंकाल यदि अपन पौधों को लगाएं तो अच्छा रहता है। सायंकाल लगाने से पौधे के अंदर जल की कमी होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि रात्रि में वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया नहीं होती है। तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधे में कम से कम जल की कमी होने की संभावना कम रहेगी। तो सायंकाल के समय जो है रोपाई करते हुए पौधों की उनको सिंचित जरूर कर देना चाहिए। और जो सदाबहार पौधे होते हैं उनको ठीक से लगा देना चाहिए। इसके बाद यदि अपन बात करें पतझड़ी पौधों की, पतझड़ी जो वृक्ष हैं या पौध हैं, उन पतझड़ी पौध को लगाने का समय सर्दियों में होता है। सर्दियों में इनको लगाना चाहिए। ठीक है, सर्दियों में जब इनको लगाते हैं तो ये पतझड़ी पौधे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। और क्योंकि जब ये सुसुप्त अवस्था में होते हैं तो इनको लगा देना चाहिए। गुलाब, अंगूर, फालसा इत्यादि पतझड़ी पौधे हैं। ठीक है, गुलाब है, अंगूर है, फालसा है, इनको सर्दियों में जो है रोपित करना चाहिए ताकि ये आराम से ये इनकी सुसुप्त अवस्था होती है, लंबे समय तक ये अनएक्टिव होते हैं। जो सुसुप्त अवस्था जो होती है पतझड़ी पौधों की वो सामान्यतः सर्दियों में ज़्यादा होती है। इस समय अपना डेवलपमेंट धीरे धीरे करते हैं, बहुत ही कम गति से डेवलपमेंट करते हैं, तो आराम से रोपित हो जाते हैं। और जो अपने को जो है फायदा भी होता है। सर्दियों में बिना मिट्टी के पिंड के निकाल करके पॉलीथीन की थैलियों में बांध कर रोपण है तो दूर स्थानों पर भी इनको भेजा जाता है। ठीक है, जबकि सदाबहार जो पौधे हैं इनका वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु में इनको रोपना चाहिए। ठीक है, वर्षा काल में। और पौधों के साथ निकाली गई मिट्टी के आकार व वृद्धि पर इनका जो है एक प्रकार से आकार निर्भर करता है। अधिक गीली अधिक सूखी मिट्टी में भी पौधे नहीं निकालने चाहिए। हल्की नमी होनी चाहिए जब निकालते हैं उस समय। और जड़ों से लगी मिट्टी के पिंड का आकार गमले की तरह ऊपर से चौड़ा और नीचे की ओर से पतला होना चाहिए। तो और इसके अलावा जो है पौधे के साथ लगी मिट्टी को अंगुलियों की सहायता से दबा करके पिंड को मोस घास से लपेटकर सुतली या जो मूंज है उसकी सहायता से बांध देना चाहिए, क्योंकि लंबी दूरी तक भेजते हैं
तो उनमें हल्की हल्की सिंचाई भी बीच में करते रहना चाहिए, ताकि पौधों की जो जड़ों के माध्यम से उनके पोषण की पूर्ति हो सके। और लंबी दूरी के बाद जब जो नर्सरी जो बनी हुई होती है, जहाँ स्थानांतरित क्यारियाँ होती है, उसमें जब पौधे रखते हैं वहाँ पर भी सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो। और इस प्रकार से इन पौधों को, जो चाहे सदाबहार के हों, चाहे पतझड़ी हों, चाहे अलंकृत या बहुवर्षीय जो फल वाले पौधे हैं, इनको रोपित करना चाहिए, या इनको जो है पौधशाला से निकालते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद मूल चीज आती है इनकी रोपाई। रोपाई कह सकते हैं या प्लांटिंग कह सकते हैं। रोपाई या प्लांटिंग वो कंडीशन होती है जब आप पौधशाला से जो पौध है, तैयार पौध को दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वहां ले जाकर के उसको भूमि के अंदर जो लगाते हैं, अर्थात रोपित करते हैं, प्लांटिंग करते हैं। रोपाई या प्लांटिंग की कंडीशन जो है वह सामान्यतः सायंकाल के समय करें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो खड्डा है वो गहरा हो, उसके अंदर गोबर, वर्मी कंपोस्ट, या अपन कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के जो कीट पतंग या नीचे जो भूमिगत कीट वगैरह होते हैं उनसे दूर हो, अर्थात उनसे जो एक प्रकार से जो दीमक वगैरह के लिए जो भी मेडिसिन होती है, क्लोरोफाइरिपोस है, एंडोसल्फान है, उनको पर्याप्त मात्रा में मिलाना चाहिए। ठीक है, यानी उसको उपचारित कर देना चाहिए। मिट्टी जो है मृदा है वो भुरभुरी होनी चाहिए। अब इसके अंदर उसकी जो पौधे की रोपण होना चाहिए, और रोपण के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। ठीक है, और सिंचाई करने के साथ जो ये ध्यान रखना चाहिए, खेत को प्रतिदिन आप निरीक्षण करते रहें, जो खराब पौधे हैं या कमजोर पौधे उनको वहां से हटा देना चाहिए। और इसके अलावा जो पौधे के चारों ओर जो है दूरी पर्याप्त मात्रा में दूर दूर पौधे लगाने चाहिए। निश्चित दूरी के बाद पौधे लगाने से उनको पर्याप्त मात्रा में जो है पोषण मिलता है, उनकी जड़ें विकसित होती है। और इसके अलावा अपने को कौन कौन सावधानी रखनी चाहिए उनका अध्ययन भी अपन करते हैं। अब अपन बात करते हैं पौधशाला निर्माण, स्वस्थ व निरोग पौधों व पौध प्रतिरोपण के लिए कौन कौन सी सावधानियां काम में लेनी चाहिए। यानी अपन जो प्लांटिंग कर रहे हैं, पौधशाला निर्माण कर रहे हैं, उसमें अच्छे पौधे हों, इसके लिए सबसे पहले जो धरातल है, अर्थात स्थान का जो चयन है, वह अच्छी प्रकार से देख लेना चाहिए कि वो स्थान का चयन जो है आप किस स्थान का चयन कर पा रहे हो, अर्थात धरातल जो जमीन से ठीक थोड़ा ऊपर उठा हुआ है कि नहीं है, उसके अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में धूप की मात्रा आ रही कि नहीं आ रही सुबह शाम, और जो अन्य प्रकार से वो यातायात संबंधी हो या अन्य प्रकार से वो उपजाऊ है कि नहीं है, पास में सिंचाई के साधन है कि नहीं है, इस प्रकार का पौधशाला के लिए भी स्थान का ध्यान रखना चाहिए। और पौध प्रतिरोपण जहाँ कर रहे हैं खेत में, वहाँ पर भी ये सुविधाएं होनी चाहिए। स्थान ऐसा चयन करना चाहिए जहाँ पर अच्छी मृदा हो, धूप हो, सिंचाई की सुविधा हो, यातायात की सुविधा हो, आसपास में मार्केट भी हो। क्योंकि जो अपन पौधे तैयार कर रहे हैं उसमें जो अलंकृत पौधे हैं, सजावटी पौधे हैं, वहां पर जो आप आराम से अपना जो है बेच सके, और आसपास में सस्ता श्रम भी हो। तो ये स्थान का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो मृदा हो, अच्छी मृदा हो, उपजाऊ हो। दूसरा, जो आपने मृदा का चयन किया है वो मृदा कठोर नहीं हो। कठोर मृदा व कठोर मृदा जो है, इसके अलावा जो कंकड़ पत्थर ने हो, यानी कठोर परत वाली मृदा नहीं हो, क्योंकि पौधे जो होते हैं उनका भाग नाजुक होता है, उनकी जड़ें भी नाजुक होती है, और कठोर जो जमीन होती है, कठोर भूमि में वो फैलती भी कम है और जल्दी वो नष्ट हो जाती है। और इस प्रकार से जो कठोर मृदा या कंकड़ पत्थर वाली जो जमीन है वह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा अम्लीय व क्षारीय भी नहीं हो, यानी उस भूमि का पीएच मान अधिक भी नहीं हो, कम भी नहीं हो। अधिक मात्रा में अम्लीय या क्षारीय नहीं होनी चाहिए।
इस प्रकार से आप पौधशाला लगन समय पहले टेस्ट कर सकते हो कि अधिक मात्रा में उसमें अम्ल या सार भी नहीं हो। और आप जो क्यारियां बना रहे हो, क्यारियों की जो चौड़ाई है वह आपको रखनी चाहिए 1 से 1.5 वर्ग मीटर की, ठीक है, 1 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी। इस प्रकार से आप आराम से रख सकते हो। इसके अलावा जो आपको देखना चाहिए जल भराव की समस्या नहीं हो, यानी आपने जो जो क्यारियां बोई है उसके आसपास का जो जल है वह सड़कों का या पहाड़ों का, या आपने इसे स्थान चयन कर लिया है कि बारिश के मौसम में 10 से 15 दिन आपकी पौधशाला में 2-2 फीट पानी भर गया है तो आपके सारे पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए जल भराव वाला क्षेत्र नहीं होना चाहिए, जल उचित जल निकास वाला क्षेत्र चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो आप ये देख सकते हो कि आपकी भूमि उठी हुई है क्या, ठीक है, और उसके अंदर आप उठी हुई क्यारियां बनाएंगे ना, तब क्या होगा, आपका जो पौधा है उसको उचित मात्रा में जल मिलेगा। उठी हुई क्यारियों मतलब आपका जो मैदान है या आपका जो पौधशाला है, वो पौधशाला ये समतल है तो आप वहां पर जो अच्छी प्रकार की मृदा है, हुमस युक्त मृदा है, उसको बाहर से भी डलवा सकते हो। और आपकी जो क्यारियां इससे लगभग 4-5 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए, सामान्य धरातल से ऊपर होनी चाहिए। इस प्रकार से जो मृदा होगी उस मृदा में आप आराम से जो प्लांटिंग कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि यदि बारिश वगैरह आती है या जो भूमि का कुछ भाग नीचे वाला कठोर भी होता है तो आपने ऊपर जो मृदा का एक कवर बनाया है, मृदा की जो परत बनाई है, वह आपके पौधों को अच्छी प्रकार से पोषित करेगी। जो ज़्यादातर पौधशालाएं लगाते हैं वो सामान्यतः जो हल्की जो दोमट मृदा है, बलुई मृदा है, इसका यूज करते हैं। बाहर से ट्रैक्टरों के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से मंगवाते हैं, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में हुमस वगैरह भी रखते हैं। उस हुमस की सहायता से पौधे अच्छी प्रकार से डेवलप हों। इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, जो क्यारियां बनाते हैं वह धरातल से थोड़ी ऊपर उठी हुई होनी चाहिए ताकि उनसे जो जल निकास है वो आराम से हो सके। और जब उचित जल निकास होता है, अच्छा जल निकास होता है, तो उसका जो है अंकुरण भी अच्छा होगा पौधों का। और जब अंकुरण अच्छा होगा तो आपके जो ये क्यारियां हैं जो उठी हुई है ये लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा जो बीज लेते हैं, यानी घर का बीज काम नहीं लेना चाहिए। आपके पास बीज पड़ा था और आपने वो बीज यूज कर लिया है तो उससे आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको प्रमाणिक बीज लाना चाहिए, प्रमाणिक बीज है। और या फिर सरकारी क्षेत्र से, जो सरकारी क्षेत्र में सरकारी जो अनुसंधान केंद्र हैं वहां से बीज की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र से जो उत्तम क्वालिटी के, यानी जो हाई क्वालिटी के बीज हैं उनका यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो आप प्रमाणित बीज और सरकारी क्षेत्र से उत्तम क्वालिटी के बीजों का उपयोग करेंगे तो उनका अंकुरण भी अच्छा होगा। और जो प्रमाणित बीज हैं इनको जो इनके बीजों के अकॉर्डिंग टू जो भी केमिकल है उससे इनका बीजोपचार करना चाहिए, चाहे थायरम से करें, चाहे मैंकोजिब से करें, चाहे कार्बेंडाजिम से करें, ठीक है, या फिर एग्रोसम जीएन से करें। तो जो जो बीजोपचार के लिए उपयुक्त हैं, चाहे ज़्यादातर लोग देखो थायरम का यूज करते हैं, कुछ कार्बेंडाजिम का भी करते हैं, कार्बेंडाजिम। इसके अलावा एग्रीशन जीएन का भी यूज करते हैं, कुछ का मैंकोजेब से भी करते हैं। और नोमा जो है वो भूमि को भी पहले उपचारित करना चाहिए, यानी आप जो मृदा यूज में ले रहे हैं जिसमें बीज का अंकुरण करना है उसका जो है बीजोपचार या आप कह सकते हैं मृदा का भी उपचार करना चाहिए। मृदा का अच्छा उपचार करके और आप मृदा को जो उपचारित रखेंगे तो उसमें कीट प्रबंधन या अपन कह सकते हैं कि जो दीमक वगैरह इनकी संभावना कम रहेगी। और तो इन दोनों से ये अपने को बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी मृदा के अंदर जब कीटों की व्यवस्था नहीं है अर्थात दीमक नहीं है तो निश्चित तौर पर जो है वहाँ पर अंकुरण अच्छा होगा। आप चाहे वहाँ पर पौधशाला निर्माण कर रहे हैं, चाहे आप वहाँ पर पौध को प्रतिरोपित कर रहे हैं, दोनों जगह फायदा होगा। इसके अलावा जो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर पौधों के आसपास से अपने को खरपतवार को नष्ट करना चाहिए।
खरपतवार चूंकि पौधे के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा रुकावट पैदा करती है और पौधे की जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है उसको ग्रहण जो है कर लेती है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए जो खरपतवार है उसको समय समय पर नष्ट करते रहना चाहिए। खरपतवार नाशी केमिकल्स का यूज करने की अपेक्षा खुरपी की सहायता से, क्योंकि आपने पौधरोपण किया है तो आप सामान्यतया रोज खेत का निरीक्षण करते हैं और जो पौध जहां रोपित है उसके आसपास जितना भी खरपतवार उसको हाथ से भी या खुरपी की सहायता से हटा देना चाहिए। ज़्यादा केमिकल्स का यूज नहीं करना चाहिए और आप खरपतवार को हटाने के लिए जैविक विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। जैविक कीटनाशियों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, खरपतवार नाशक का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो जो आप जो है ये जैविक कीटनाशक या खरपतवार नाशक दोनों काम करते हैं, एक तो इस कार्बनिक खाद का भी काम करते हैं, साथ में जो है खरपतवारों को भी नष्ट कर देते हैं, तो खरपतवार नष्ट करते हैं। इसी प्रकार जब आप पौध को निकालते हैं क्यारियों से, तो क्यारियों से पौध को निकालने से 24 घंटे पूर्व सिंचाई करनी चाहिए, यानी उसको नम करना चाहिए। अधिक गीली या अधिक सूखी भूमि में से यदि आप पौध को निकालेंगे तो निश्चित तौर पर उसका ऊपर वाला हिस्सा टूट जाएगा, जमीन का हिस्सा जमीन में रह जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा आपके हाथ में आ जाएगा। इसलिए उसको ज़्यादा सुखाना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गीला कर दिया तो आप जैसे पौधे को उठाओगे उसके साथ बहुत बड़ा ढेला मिट्टी का जो है वो भी साथ में आएगा। उससे क्या होगा कि पौधा टूट सकता है हाथ में लेने के बाद भी, इसलिए ज़्यादा ना तो सूखी हो और ना ही ज़्यादा गीली हो। इस प्रकार से क्यारियों में से पौध को निकालने से 24 घंटे पहले उसमें हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। हल्की नमी होगी तो आपको निश्चित तौर पर आप क्यारियों में से स्वस्थ पौधे अच्छी प्रकार से निकाल पाएंगे। इसके बाद देखिए जो है फल जो होते हैं और जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, इनके जो निकालते हैं पौध को, तो फलों और बहुवर्षीय पौध के साथ ही आप अलंकृत पौध के साथ ही मिट्टी को भी निकाल लेना चाहिए, ठीक है, उस मृदा को साथ में ले लेना चाहिए। क्योंकि ये जो फल और बहुवर्षीय पौध होती है इसकी जो जड़ें हैं उनको विकसित होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लंबे समय लगता है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जहाँ से इसका प्लांट को आप जो प्रतिरोपण के लिए निकाल रहे हैं तो उसके साथ वो मिट्टी भी निकाल लेनी चाहिए जो जड़ों में साथ में है। तो इस प्रकार से आप फलों में बहुवर्षीय पौध की जो अपन कह सकते हैं कि जड़ें हैं उनको अपन सुरक्षित रख पाएंगे और जितना ज़्यादा सुरक्षित रखेंगे वो पौधा उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। फलों में पौध में जो आप मृदा को सुरक्षित रख रहे हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा पौधे को ज़्यादा मिलता है। और इसी प्रकार से जो आपने यदि फूल व शाक वाली पौध तैयार की है तो इसके लिए 4 से 6 सप्ताह में ये पौध तैयार हो जाती है प्रतिरोपित के लिए। तो 4 से 6 सप्ताह में इसको निकाल करके प्रतिरोपित कर देना चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक इसको नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप फूल व शाक की पौध जो है 4 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है, उसको तुरंत प्रतिरोपित करके ताकि उसका डेवलपमेंट हो उससे। अन्यथा आप लंबे समय तक यदि इनको नहीं निकालेंगे तो आपकी पौधशाला में इनके अंदर जो है बीज आने लग जाएंगे, ठीक है, फूल आने लग जाएंगे, फल लगने शुरू हो जाएंगे। तो फूल व शाक वाले जो पौधे होते हैं 4 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाते हैं और तैयार होते ही इनको आप तुरंत जो है रोपित प्रतिरोपित कर देना चाहिए। मृदा जो है ज़्यादा शुष्क भी नहीं हो और न ही गीली हो। मृदा ज़्यादा शुष्क भी नहीं हो, ठीक है, और ना ही गीली हो। ज़्यादा शुष्क या गीली होने से जो पौधा टूटने की संभावना रहती है, इसलिए अपने को बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए कि जो नमी युक्त मृदा है उसको जो नमी को सुरक्षित करते हुए और पौधे को कम से कम नुकसान पहुंचे, इस प्रकार से जो है अपन मृदा ज़्यादा शुष्क नहीं हो ना ही गीली हो, इसका ध्यान रखना चाहिए कि मृदा है अपनी वो ज़्यादा शुष्क नहीं हो अर्थात सूखी भी नहीं हो, उसके अंदर पानी की मात्रा नमी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो
ताकि अपन उसको ज़्यादा से ज़्यादा नमी युक्त जो है नमी प्रदान कर सकें, मिट्टी से ढेले नहीं बने, मिट्टी में दरारें नहीं आए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो आप ध्यान रख सकते हैं वह है कि ग्राफ्टिंग जो करते हैं, ग्राफ्टिंग जो करते हैं वह भूमि से ऊपर करनी चाहिए। 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। जो कली काट रहे हैं मान लो इस प्रकार से, ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा जो आपने ग्राफ्ट किया है वो हिस्सा यहाँ जुड़ रहा है, तो ये जुड़ने वाला हिस्सा है 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर हो, ताकि ये जो है भूमि से छुए नहीं और इसका अच्छी तरह से विकास हो सके। तो ग्राफ्टिंग जो है 20 से 30 सेंटीमीटर भूमि की जो समतल है जहाँ से उससे ऊंचा हो, और ग्राफ्टिंग जब ऊंचा होगा बंधुओं तो सीधा सीधा है कि उसकी कली या शाखा का जो जोड़ है वो धरातल से 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर होगा, तो भूमि को छुएगा नहीं और उसका जो है एक प्रकार से अच्छी प्रकार से डेवलपमेंट हो सकेगा, वो अच्छी प्रकार से बाइंड हो जाएगा एक दूसरे के, और बाइंड हो जाएगा तो ग्राफ्टेड पौधे से आपको प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ग्राफ्टिंग ऊपर हो। और जब अपन रोपाई करते हैं तो रोपाई में निर्धारित दूरी हो, प्रत्येक पौधे की जो निश्चित दूरी है, रोपाई में जो निश्चित दूरी का पालन होना चाहिए, ठीक है, पालन करना चाहिए। और इसके अलावा जो खेतों की आप निरीक्षण करते रहें, जो भी आपको लग रहा है प्रिय विद्यार्थियों निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे आप पौध निर्माण कर रहे हैं, पौधशाला बना रहे हैं या प्रतिरोपण कर रहे हैं, तो आप खेत की नियमित जब आप देखभाल करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई मैं जहाँ पर देख पा रहा हूँ वहाँ पर उस पौधे की क्या कंडीशन है, पौधा कहीं खराब तो नहीं है, कहीं पर खराब दिख रहा है तो उसको हटा दें, उसका इलाज करें। इसके अलावा जो गड्ढा बनाते हैं, गड्ढे के बीचों बीच अच्छी प्रकार से पौधे को लगाना चाहिए, बड़े वृक्षों को, और उसके चारों ओर मान लो पानी की जगह वगैरह रखें और उसको जो है दबा देना चाहिए चारों तरफ से, ताकि वो कठोरता के साथ भूमि में उसकी जड़ें पकड़ कर ले या वो भूमि से एक बार उसको बाइंडेड कर देवे। अन्यथा थोड़ा हल्का कोई आंधी तूफान आएगा या हवा चलेगी, हवा नहीं भी चलेगी, जैसे पानी उसमें हम डालेंगे, निर्धारित गहराई में उसको नहीं रखा है तो वो पौधा जो इस प्रकार से नीचे गिर जाएगा, और जब नीचे गिरेगा तो उसकी जो जड़ें भी बाहर आ जाएगी, और इस प्रकार से वह जो अपन चाहते हैं कि उसमें अंकुरण बढ़िया हो और वह जो है एकदम छायादार वृक्ष बन सके, वह कंडीशन अपने को प्राप्त नहीं हो सकेगी, जो बहुत ही जो अपने कह सकें पौधा नष्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखते हुए, इन सावधानी का उपयोग करते हुए पौधशाला का निर्माण करना चाहिए, प्रतिरोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक जो है पौधे लगाने चाहिए। हम सबको भी जो भी मानसून का काल चल रहा है तो अपने को भी एक वृक्ष तो कम से कम लगाना चाहिए। आसपास खूब नर्सरीज हैं, आप शीशम का पेड़ लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, ठीक है, बेर का पेड़ लगाइए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो वृक्ष अपने आसपास लगाने चाहिए। चाहे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो चाहे दूसरे हो, सबको लगाना चाहिए। यदि वृक्ष हम सब लगाएंगे तो हमारे देश के अंदर जो पहले से ही बहुत हालत खराब है कि जो अपनी राष्ट्रीय वन नीति बनी 1948 में, उसमें 1988 में सब जगह एक ही बात थी कि 33% वन होने चाहिए। बंधुओं वो वन इतने नहीं हैं। आज भी 22% के लगभग अपने देश के अंदर जो वनों का प्रतिशत है कुल भूमि पर, जो बहुत ही कम है, जबकि अनेक देशों ने उस कंडीशन को प्राप्त कर लिया है। 33% वो जो है करने में कामयाब हो चुके हैं। इसलिए अपने को भी पौधशालाओं का जहाँ निर्माण किया जा रहा है उन पौधशालाओं का सहयोग करते हुए अपने घर में अलंकृत पौधों को लगाना चाहिए। जो है अनेक प्रकार के जो वृक्ष आते हैं उनको लगाना भी चाहिए, और जो वृक्ष लगे हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। और आपको भी लग रहा है कि आपके आसपास का पेड़ है पीला पड़ रहा है या जो दीमक लग रही है उसकी जड़ों में, तो हम भी जो कृषि पर्यवेक्षकों की सहायता से या जो कृषि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आप भी बाजार से उचित जो मेडिसिन ला करके उस पौधे की, उस पेड़ की रक्षा कर सकते हैं। अपने आसपास यदि आपके फार्म हाउस हो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और वहाँ पर उन पौधों को देख करके आप भी पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है। उसकी चर्चा करते हुए 1551 यानी जो किसान कॉल सेंटर है वहाँ से कृषि अधिकारियों से चर्चा करके उचित समाधान करते हुए उस पौधे की, उस वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए।
तब ये पौधशालाएं हैं या पौध प्रतिरोपण है ये संभव हो पाएगा। आज भी हमारा जो किसान है, प्रिय विद्यार्थियों, वैज्ञानिक खेती करना नहीं जानता है, उसको पता नहीं बीजोपचार क्या होता है, खेत को तैयार कैसे करना चाहिए। आज भी अपना जो राजस्थान है उसके अधिकांश समय क्या हो रहा है, बारिश हुई, बारिश होते ही ट्रैक्टर को बुलाया जाता है, मशीनरी को बुलाया जाता है और उसमें बीज डाले जाते हैं, खेत में बो दिए जाते हैं। तो खेत को तैयार कर रहे हैं, तो खेत को तैयार करने में यदि वहाँ पर दीमक है तो एंडोसल्फान है, ठीक है, उनका यूज करना चाहिए, क्लोरीफायरोफॉस का यूज करना चाहिए, कवकनाशी या जो अन्य प्रकार की जो मेडिसिन है, चाहे नत्रजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनको भी पर्याप्त मात्रा में डालना चाहिए। और उसके बाद खेत को अच्छा तैयार करके और निर्धारित समय में अकॉर्डिंग टू जो अपन कह सकते हैं जो एक फसल चक्र होता है उसका यूज करते हुए अच्छी फसलें बोनी चाहिए जो किसानों को अधिक फायदा देवे। मान लो एक खेत में बाजरी बोई है किसी ने, एक में किसी ने मूंग बोए, तो आपको पता है बाजरी का भाव कम है जबकि मूंग का भाव ज़्यादा है, तो इसलिए किसान के लिए फायदेमंद खेती कौन सी होती है, वह वैज्ञानिक तरीके से जब वो खेती करेगा तब उसको फायदा होगा। और अपन भी इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि भाई अपने घर में भी पौधे लगे हुए हैं तो आसपास में जो है अच्छा स्थान हो, मृदा जो है उपजाऊ हो, धूपदार स्थान हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा अम्लता है, क्षारीयता नहीं हो, ऐसा स्थान हो जो जल भराव नहीं हो घर के अंदर, ये चीज़ें अपन भी कर सकते हैं। अपन भी जो पौधशाला घर में निर्माण कर रहे हैं या किचन गार्डन बना रहे हैं, ठीक है, गृह वाटिका लगा रहे हैं, तो गृह वाटिका में भी इन चीज़ों का पालन किया जा सकता है और समय समय पर उचित उपचार करके हम पौधों की रक्षा कर सकते हैं। जब हम पौधों की रक्षा करेंगे बंधुओं तो पौधे हमें बहुत फायदा देंगे, छाया देंगे, फल देंगे, फूल देंगे, ऑक्सीजन देंगे। और हम सब चूंकि 10th क्लास तक पढ़ रखा हम सब ने, तो कितना फायदा है वृक्षों का ये मैं क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता। इसलिए वृक्ष हैं, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में इन वृक्षों को देव स्वरूप माना है, नीम को नारायण माना है, तुलसी को माता माना है। तो ये इस प्रकार की संस्कृति क्यों आई है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि एक प्रकार के वैज्ञानिक थे। आप वैज्ञानिक तथ्यों पर हमारी भारतीय संस्कृति को देखिए तो आपको लगेगा 101% ये फिट बैठती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पौधशाला जो है अपना कंप्लीट होता है। धन्यवाद।